बात कर रहे हैं 2024 की चुनौती भारी, किसकी कितनी तैयारियां चल रही हैं। राहुल गांधी की भी आपको बता दें भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, यूपी में एंट्री कर चुकी है। तो बीजेपी की तैयारी राष्ट्र स्तर पर है क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि संबोधन करेंगे। तो अखिलेश यादव की भी तैयारियां चल रही हैं, उनके तो उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं यूपी में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तैयारी किसकी कितनी मजबूत है, इस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। मुद्दों पर बात हो रही है कि आखिरकार इस बार बड़े मुद्दे क्या रहने वाले हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान, एक बार जल्दी से परिचय करा दूं। ओपी सिंह बीजेपी की तरफ से, मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ सपा की तरफ से, संजीव सिंह हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से और विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। ओपी सिंह जी, देखिए मुद्दे बहुत है, ऐसा नहीं है कि सब आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसा तो नहीं है कि आपके पक्ष में ही पूरे देश की तरफ से वोट पड़ेंगे। कुछ मुद्दे हैं, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड वाला ही मसला ही लेकर आए, हालांकि हथियार बहुत लाए हैं, नया हथियार, पता नहीं इससे जनता वोट देगी या नहीं देगी इनको। तो मुद्दे तो आपको घेरने के लिए बहुत सारे हैं ना सर यहाँ। जी, मुद्दे बहुत हैं और इन्होंने 2014 से लेकर आज तक इन्होंने बहुत से मुद्दे उठाए और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जहां भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और बताएगी भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया, ये बताएगी कि भारत तमाम झंझातों के बावजूद दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था और तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। ये भारत को बताएंगे हम कि किस प्रकार से भारत सैन्य की शक्ति के क्षेत्र में हम आज दुनिया में। संजीव जी सुन लीजिए, उपलब्धियां बता रहे हैं वो जी। लेकिन एक बात और भी है जयप्रकाश जी कि जब हम चल लेकर के जाते हैं उसको भी खड़ा हो जाना चाहिए जवाब देने के लिए। उनको ये बताना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 10 साल में 4 करोड़ गरीबों को आवास दिया, 11 करोड़ लोगों को शुद्ध जल से नल दिया, 12 करोड़ शौचालय दिया, 10 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, 60 करोड़ स्वास्थ्य बीमा दिया। संजीव जी को भी बताना चाहिए कि भैया 75 साल में 53 साल मेरी सरकार थी, हमने भी इतने करोड़ आवास, इतने करोड़ जनधन खाता, इन्हीं के नेता, इन्हीं के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी करते थे कि हम 1 रुपया केंद्र से पहुंचते हैं, भेजते हैं तो जमीन पर गांव में जाते जाते जो है। संजीव जी, क्या ये आंकड़े आप झूठे गिना रहे हैं क्या? फिर आज इस बात को नहीं कर सकते। सिंह साहब से ओपी सिंह जी जवाब ले लीजिए, इन आंकड़ों का जवाब तो ले लें। आपने गरीबों को अगर आवास दिया तो गरीब आपके साथ होंगे, आंकड़े ले लेते बीजेपी से। आंकड़े बता रहा हूँ, आंकड़े बता रहा हूँ। अभी इनको शुरुआत करानी, किसानों के लिए क्या कहा था, 2022 में आज दुगनी कर देंगे। मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी? 750 किसानों की शहादत लेने के बाद, एमएसपी का लीगल कानून नहीं कर देने पाने के बाद प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी सरकार को देखने को मिली, महंगाई 100 दिन में कम कर देंगे, महंगाई आसमान छू रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। कितनी इज्जत बढ़ गई प्रधानमंत्री जी की, थोड़ा बताइए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि सबका जनधन, अरे कांग्रेस की योजना थी, उसको आप लाया। आधार कार्ड हम बनवा रहे थे, 18,000 गांव में कोई बिजली पहुंचाई कहा पूरे हिंदुस्तान में? अरे झूठ बोलने में अमेरिका की संस्था ने आपको सीधे कहा कि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का सबसे। लेकिन संजीव जी, ये झूठ को समझा पा रहे हैं, अपने झूठ को जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप अपने सच को क्यों नहीं समझा पा रहे जनता को? आपसे पूछ रहा हूं जेपी शर्मा जी, आपसे पूछ रहा हूं, आप महंगाई से त्रस्त हैं कि नहीं, थोड़ा ये बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूं सर, मैंने तो सवाल पूछ दिया, पेट्रोल डीजल के दाम मैंने पूछा नहीं हो तो आप बताइए कि महंगाई पे मैंने बात नहीं की। मैंने तो आपका मुद्दा भी उठाया बेरोजगारी का। आप ये कोट किसी को देते होंगे ना, मैं कह रहा हूं कि भाजपा को देते होंगे। चलिए, तो क्या महंगाई से आप खुश हैं? बढ़ती बेरोजगारी से खुश हैं? बताइए जी, आप बताइए ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, मुझसे मत पूछे ना, मुझसे थोड़े डिबेट करने आप। अरे भाई क्यों? इसलिए कि आप एक निष्पक्ष है। मैं तो आपकी बात कह रहा हूं, लेकिन ये जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं संजीव जी? मैं मान लेता हूं महंगाई से परेशान है, आप मुझे समझा देंगे, मैं कह दूंगा, कबूल कर लूंगा, लेकिन आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं 2014 से? समझ रही है जनता, समझ रही, इसलिए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार था, जिसपे पूंजीपतियों को देश का संसाधन बेचने का काम सरकार कर रही थी, वही जनता समझ रही है। वो बताइए संजीव जी, इलेक्टोरल बॉन्ड की आप बार-बार बात करें, आप ये तो बताइए आपने नहीं लिया क्या चंदा उससे? तो कह तो रहा हूं, तो सब सामने आएगा तेरे मार्ग तक। अरे नारी नहीं नारायण की बात करने वाले लोग, आपके तो खाते भी सीज हो गए ना, आपने तो टैक्स भी नहीं दिया। नारी नहीं नारायणी की बात करने वालों के कार्यकर्ता बीएचयू आईटी का लड़की का गैंगरेप करते हैं, उनको बचाने के पीछे आते हैं। ये कहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसको इसने इन लोगों ने लूटने का काम नहीं किया? किसानों को लूटा, युवाओं को लूटा, महिलाओं को लूटा, और क्या बात करेंगे?
संजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। विजय साहब, आंकड़े गिना रहे थे, आपने सुना ओपी सिंह जी तो कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया, गरीबों के लिए घर दिए, राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजना लेकर आए हैं। और अगर वो यूपी के हिसाब से भी अगर हम चर्चा करें तो सर चीजें तो बदली है ना, और तभी जनता ने इनको मौका दिया। अभी आपने उससे पहले एक बात कही थी, उसमें बड़ा दम कि इनके झूठ को जनता ने मान लिया और विपक्ष के सच को जनता नहीं मान पाई। यहां है सारा खेल। जानते सब हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब एक झूठी कहानी रची गई है, इतना मिलियन ये, उतना मिलियन, इतना ये, सारी झूठी कहानी रची गई, लेकिन वो बहुत शातिर तरीके से रची गई कहानी। और यही विडंबना है कि विपक्ष में जो लोग हैं वो अपने सच को भी सही से नहीं रख पा रहे। उसी में पूरा खेल है, सारा खेल उसी में छुपा हुआ। नहीं तो जो समझदार व्यक्ति है वो फेलियर ना, इनके पास सक्षम नेता हैं, फिर कबूल कर लीजिए। बात सक्षम की नहीं है, नहीं बात सक्षम की नहीं है। राजनीतिक रूप से कहूंगा तो सक्षम, लेकिन मैं राजनीति के पक्ष से क्यों देखूंगा, मैं तो देश के पक्ष से देखूंगा ना। हमें तो देश बचाना है। जैसे अटल बिहारी जी ने कहा था, पार्टियां आती जाती हैं, सरकारें बनती बिगड़ती हैं, देश रहना चाहिए। लेकिन अभी देश नहीं रहना। अभी एक ही मुद्दा है, सरकार अपनी पार्टी की बनी रहनी। अभी ये शिफ्ट है अटल बिहारी वाजपेयी में और मौजूदा सरकार में, ये फर्क है। क्योंकि वो एक भी व्यक्ति 2 वोट कम होने से भी अपना जो है उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था, ये उनकी नैतिकता थी। और यहाँ रात को 12 बजे 1 बजे भी रात में जो है मुख्यमंत्री बदल जाता है, ये इनकी नैतिकता। लेकिन ये नैतिकता इन्होंने जो है किसी तरीके से अपनी जो है जनता को समझाई है। तो कहीं ना कहीं इस बात में तो इन्होंने अपनी माहिरता जो है साबित की है। लेकिन विपक्ष क्यों सही बात को जो है नहीं रख पा रहा है, ये विपक्ष को सोचने वाली बात। चलिए मैं लौटूंगा। विजय उपाध्याय जी, ठीक है मैं आ रहा हूं। विजय उपाध्याय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, देखिए मुद्दों पर हम बात की कर रहे हैं, एक राम मंदिर का इशू, और हमने और आपने उस पर बहुत बार चर्चा भी की। राम मंदिर के बाद आपको लग रहा है कि एक माहौल बना है बीजेपी के पक्ष में, और वो कहीं ना कहीं उसके बाद ही हमने देखा कि बीजेपी 370 की बात करने लगी है, 400 के पार एनडीए के लिए नारा लगाने लगी है। और राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के पक्ष में वोट दिला पाएगा नहीं, क्योंकि आपने एक दो दफे चर्चा में कहा था कि जब वो मुद्दा होता है तब तक तो वोट मिलता है, लेकिन जब मुद्दा खत्म हो जाता है तो वो मुद्दा कमजोर पड़ जाए। लेकिन राम मंदिर के बाद मैंने कुछ विपक्ष के नेताओं से बात की, उन्होंने कहा कि हां बीजेपी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल बना है। आपकी बात सही है। असल में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को जिस तरीके से प्रेजेंट किया ट्रस्ट ने और प्रधानमंत्री ने, उससे ये मैसेज गया कि ये जन कल्याण के लिए है, सभी वर्गों के लिए है, कोई भेदभाव नहीं है। उत्तर दक्षिण के भेद को भी खत्म किया। प्रतिमा का जो आलोचक है वो कहते हैं वो दक्षिण भारतीय प्रतिमा हो गई है, लेकिन बीजेपी का जो या ट्रस्ट के साथ जो उनका शायद विजन रहा होगा कि उत्तर और दक्षिण की जो संस्कृतियां हैं उसको एक जैसे, राम मंदिर की जो श्रृंगार होता है भगवान राम का, उसमें भी दक्षिण भारतीय शैली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक मैसेज दे रहे हैं, यानी समरसता वाला भगवान राम का जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि राम समरसता के प्रतीक है, तो वो समरसता के प्रतीक के तौर पे राम को पेश किया, इसलिए एक अच्छा असर है। दूसरा, दिल्ली आप देखिए वहां लोग जा रहे हैं। लेकिन मैं एक अलग बात कहता हूं, उत्तर प्रदेश के 2022 के भी विधानसभा चुनाव हुए, 45% वोट बीजेपी और अलायंस को मिला, बाकी 55% वोट बीजेपी के खिलाफ गया। अब कौन लोग हैं 55%? सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। अब समाजवादी पार्टी के 2 मेजर पार्टनर थे, एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिनको प्रदेश स्तर पर 1.5% वोट मिला, और जिन सीटों पे वो चुनाव लड़े थे वहां करीब 30% वोट उनको मिला। वो कहां खड़े हैं? बीजेपी के साथ चले आए। क्यों चले आए? बीजेपी ने क्यों उनको ले लिया? क्योंकि बीजेपी ने देखा कि हमारे पास 45% ही करीब वोट हो रहे हैं। दूसरा, उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ जोड़ लिया। क्यों जोड़ लिया? राष्ट्रीय लोकदल जिन 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था उसके हिसाब से करीब 2% वोट, 2% से ज्यादा वोट उनको मिला। तो बीजेपी को लगा कि ये भी अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो हमारा वोट शेयर बढ़ जाएगा। उन्होंने उनको भी ले लिया और एकोमोडेट किया अपने साथ। ठीक है, अब आप विपक्ष को कमजोर करने की बीजेपी की क्यों कमजोर कर रहे हैं? रणनीति के तहत कर रहे हैं।
और अगर विपक्ष खुद कमजोर होना चाहता है, इसके बाद आप अच्छे नेता अगर कहीं हैं तो बीजेपी उन्हें पिक कर लेती है कि आप हमारे साथ आइए। कमलनाथ को लेकर जैसी बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में मैंने नाम लिया आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, तमाम ऐसे, जगदम्बिका पाल, तमाम ऐसे नेता हैं। तो जिसको अब बात पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम पॉलिटिक्स का कैसा हो गया है। उत्तर प्रदेश में दो ही पार्टियां बची हुई हैं मोटे तौर पे देखा जाए, एक भाजपा, दूसरी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज्यादा अपनी सीटों पे, जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी उनको 37% वोट मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी थे कोई 37 के जिन सीटों पे चुनाव लड़े वहां 37% पे नहीं पहुंच पाए। अब सवाल यह है कि बसपा अलग है, उसके पास 12.8% वोट है। कांग्रेस बीएसपी के साथ जाएगी या नहीं जाएगी अभी तक तो तय नहीं है। सपा के साथ इनका अलायंस अटका हुआ है। तो जो जनता में मैसेज जाएगा, जो बात मेजर आशीष कह रहे थे मैं उनसे सहमत हूं, जनता में क्या संदेश आप लेके जाएंगे। आप हमलावर हो सकते हैं, तीखी बातें बोल सकते हैं, कुछ और मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन जो चीजें हो रही हैं उससे आप कैसे मुंह मोड़ेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अगर सवाल, आप ये एक आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जो चीजें सामने नजर आ रही है जनता को, उसको आप नहीं पहुंचा पाएंगे तो दिक्कत होगी। सिंह साहब, अभी आप बीच में चले गए थे ओपी सिंह साहब, लेकिन संजीव जी और देखिए मेजर साहब कह रहे हैं आपकी पार्टी झूठी पार्टी है, सिर्फ झूठ को परोस कर जीतती है आप लोग। जी, इनको सोचना चाहिए कि जनता ने 2014 में हमको आजमाया था, लेकिन 2019 में हमारे काम पर मोहर लगाया था और 2014 से ज्यादा मोहर लगाया था। ये अपना सोचें, समाजवादी पार्टी थोड़ा आवाज उठाइएगा, उन्होंने बहन मायावती के 12.5% वोट लेकर के 80 में 5 पाए कहा। ये बोलते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, तो उत्तर प्रदेश में बहन मायावती के 12.5% वोट लेकर के 5 पाए, 7 छोड़ दिया बहन जी का, 2 और गंवा दिया, 3 बचा। बची कांग्रेस, एक जो युवराज है वो वायनाड चले गए, माता जी ने जो है छोड़ करके जो है रायबरेली किसी राजस्थान चलेगी, तो उनके पास कितना है, 1। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, जहां पर ये 3 और 1 है। आगे क्या हुआ भगवान। दूसरी बात, इन्होंने किसान की चर्चा की, कहा कि किसानों को जो भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है। मैं एक उदाहरण छोटा सा जयप्रकाश जी देना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने तो यही ना कहा ना कि हम पूरे देश के किसानों को 6,000 सम्मान निधि प्रतिवर्ष देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम 72,000 रुपया प्रतिवर्ष देंगे। अब चेहरे की गारंटी देखिए, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हम 6,000 किसानों को देते थे, देंगे, वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि हम 72,000 रुपया देंगे। जितना हम साल भर में देते हैं वहां कांग्रेस 1 महीने में देने को तैयार है। क्या जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया? इसीलिए कहा जाता है कि मोदी जी जिसका नाम है उसके गारंटी। ठीक है, मोदी की गारंटी। एक संजीव जी मोदी की गारंटी का हवाला दे रहे हैं। सर मैं मोदी की गारंटी की बात करूं, ठीक है संजीव जी, मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है और हर जगह मोदी की गारंटी की बात हो रही है, लेकिन संजीव जी एक सवाल, फिर मोदी की गारंटी पर आप बात करेगा। आप जो कह रहे हैं कि हम मजबूत हैं और हम हराएंगे, सर मैं आपसे चाहूंगा संजीव जी, सिर्फ आप यूपी की 5 सीट अगर उंगलियों पर गिना सके कि देखिए कांग्रेस का उम्मीदवार इन सीटों से एक तरफा जीत जाएगा, बता दीजिए आप 5 सीटें। बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सर 5 सीट गिना दीजिए ना संजीव जी, सरकार के झूठ और अहंकार को परास्त करेगी। संजीव जी 5 सीटें उंगली पर आप गिना दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भी आप देखिएगा, आंकड़े देखिएगा। और रही बात मोदी की, संजीव जी कॉन्फिडेंस लाइए ना अपने अंदर, बताइए ना 5 सीटें। कॉन्फिडेंस है, अरे संजीव जी मैं तो कह रहा हूं ना, उसके साथ बता दीजिए 5 सीटें। आपको लग रहा है कि आप लखनऊ जीत जाएंगे, आपको लग रहा है कि मुजफ्फरनगर जीत जाएंगे, आपको लग रहा है कहीं बरेली जीत जाएंगे, आपको कौन सी सीट लग रही है? महाराजगंज जीत जाएंगे आप? इंडिया गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी को मात मिलेगी उत्तर प्रदेश में भी, इसको नोट करके रख लीजिएगा। अरे सर मैं 5 सीट नोट कर लेता, मैं तो गठबंधन, मैं तो आपकी 5 सीट जानना चाह रहा हूं। आपको 11 ये दे रहे हैं, 11 में से अगर आप अपने दम पर, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ भी, आप कोई 5 सीट गिना पाए तो बता दीजिए। मैं आपकी गिनती छोटी है, मैं 80 सीट की बात कर रहा हूं कि 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन मात देगा भारतीय जनता पार्टी को। अब बताइए, ठीक 80 में पहुंची हो सकती है? ठीक है, बात क्यों कह रहे हैं? सिंह साहब सुना आपने? 80 जीतेंगे ओपी जी। अरे आप तो नहीं, ये लोग देखिए आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब है ये मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं
कि जब हम कह रहे हैं कि 80 के 80 जीतेंगे तो कह रहे हम भी जीतेंगे। अरे 8 सीट तो बताओ भैया, तुम किस पर लड़ोगे? बनारस जीतोगे, मुजफ्फरनगर जीतोगे, लखनऊ जीतोगे, किस पर जीतोगे? दूसरी बात, सवाल इस बात का है जयप्रकाश जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है तो कुछ मुद्दों को लेके जा रही है। इनके पास कौन से मुद्दे? हम तो बता रहे हैं कि 10 साल में हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, हम उस विकास के मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं। बेरोजगारों के नाम पे लूटने पे, किसानों के नाम पे लूटने पे, श्रमिकों के नाम पे लूटने पे, महिलाओं की इज्जत आबरू लूटने पे, जनता बताएगी सरकारी कर्मचारियों के नाम पे लूटने पे। जिसने इमरजेंसी लगाया, जिसने सिखों का कत्लेआम किया, वो कहते हैं कि हम इस देश की लोकतंत्र बचाएंगे। जो विदेशों में जाते हैं, एक तरफ मोदी जी जाते हैं विदेशों में तो भारत की मजबूती की बात करते हैं, वहीं राहुल गांधी जाते हैं। कहाँ पैदा हो गया था मोदी जी कहते, भूल गए क्या आप? भारत की नाक कटाई थी जाकर के बाहर, कि कहाँ पैदा हो गया था लोग सोचते हैं। ये किसने कहा था? अरे बुद्धि के आप विक्षिप्त व्यक्ति तो नहीं है, विक्षिप्त व्यक्ति नहीं है। ये लागू होता राहुल गांधी पर कि जहजा पांव पड़े राहुल के कहता बंटाधार। इसीलिए कह रहा हूं कि जिस झूठे व्यक्ति की आप तारीफ कर रहे हैं, सारी झूठे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिस फेंकू की बात कर रहे हैं, चंदौली से लेकर के अमेठी तक एक न विधायक है, न एमएलसी है, न सांसद है। कहां जा रहे हैं? कम से कम भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता स्तर में करिए। जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था तो अटल आडवाणी संसद का मुंह नहीं देख पाए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, संजीव जी हो गई बात, ओपी जी हो गई। मैं एक सवाल, मेजर साहब, मोदी की गारंटी आपको नहीं लग रहा कि विपक्ष पर भारी पड़ेगी? नहीं, देखिए बात इसकी नहीं है कि मोदी जो कह रहे हैं वो भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। चुनाव का नतीजा भारतीय जनता पार्टी ने तो जो अपनी चालें चलनी थी वो लगभग चल दी। अब यहाँ निर्भर ये नतीजा इस पे करेगा कि विपक्ष जो है उसको सही तरीके से काउंटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो बात मैंने पहले कही थी कि एक आदमी झूठ को भी सच साबित करने में सफल हो गया और दूसरा आदमी सच को भी सच साबित तो विपक्ष तो कर ही नहीं पा रहा ना सर। मैंने उनसे 5 सीटें पूछी, वो नहीं बता पाए। आप बता दीजिए 10-15 सीटें आप कौन सी निकाल जाएंगे आसानी से? या आपको लग रहा है कि आप तो 80 सीटों पर 80 की 80 गिना दीजिए कि हम इन सीटों पर तो आसानी से एक तरफा जीत जाएंगे? देखिए, ये मैं ऐसी बचकानी बातें नहीं करता हूं कि ये 80 में 80 जीत जाएंगे और वो जीत जाएंगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूं और उस तरीके की राजनीति में मैं विश्वास नहीं रखता। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कहूंगा और उसी प्रैक्टिकल बात के नाते मैंने ये बात कही कि ये अपना झूठ भी जो है साबित करने में सफल रहे, जैसे भी रहे, जिस भी माध्यम से रहे, लेकिन सफल रहे। और विपक्ष अपना सच भी सच साबित नहीं कर पा रहा। अब पूरा चुनाव का नतीजा इस पे डिपेंड करता है कि विपक्ष अपनी रणनीति बदलता है। जैसे कि अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि वो पुराने तरीके से चुनाव लड़ रहा है इसलिए गड़बड़ हो रही है। यदि वक्त के साथ विपक्ष नहीं बदला, ओपी सिंह को लाइएगा जरा। ओपी सिंह जी जल्दी से, आप कुछ काउंटर करना चाह रहे थे सपा को, जल्दी से रखिएगा अपनी बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जयप्रकाश जी, ये बार बार इंडिया गठबंधन की विपक्ष की बात कर रहे हैं। इनका विपक्ष में कौन सा चेहरा, कहां चेहरा है? एक जयंत चौधरी थे, पश्चिम में छोड़ के चले गए। बाहर मायावती से इनका है नहीं। कांग्रेस एक है, कांग्रेस खुद वेंटिलेटर पर चल रही, इनको कौन सा ऑक्सीजन देगी? ये तो उसको धमका के अपने साथ रखे हैं कि ये 11 सीटें ले लो, अमेठी रायबरेली 9 और ले लो, हारने वाली जो हम जीत नहीं सकते। ये इनको पता है कि जनता इनके साथ नहीं है और संकट इनके साथ ये है। ये सारे मैं आखिरी कमेंट, विजय उपाध्याय जी, एक आखिरी कमेंट, एक कंक्लूजन है डिबेट में। ये मैं देश की बाहर की बात छोड़ देता हूं, मैं यूपी पर ही बात कर देता हूं। आपको नहीं लग रहा कि यही स्थिति है? अभी ये कह रहे हैं 370 के पार, ये 80 सीट का नारा दे रहे हैं, लेकिन अभी विपक्ष के देखिए मेजर साहब भी बैठे हैं और यहाँ संजीव जी बैठे हैं, लेकिन सीटें नहीं गिना पा सकते कि वो देखिए हम एक तरफा यहाँ आसानी से जीत जाएंगे। ये कहीं ना कहीं मनोबल अभी है नहीं पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं में। नहीं, जेपी जी, ऐसा है, झगड़ा करना और आक्रामक होना आसान है, लेकिन ये बताना बड़ा मुश्किल है कि समाजवादी पार्टी कौन सी 11 सीटें दे रही है कांग्रेस को। ये बता पाना बहुत टफ है, या कितनी सीटों पे समझौता अंत में होगा। देखिए 10 मार्च के बाद कभी भी इलेक्शन की घोषणा चुनाव आयोग कर देगा। आप लाख आरोप लगा दें, किसी को झूठा कह दें, कुछ भी आरोप लगा दें, लेकिन
जनता की अदालत में तो आप ही को जाना पड़ेगा, वहां आपके ही लिखे हुए पे टेस्ट होगा जी। और जब चीजें साफ नहीं, जैसे मैं ये मानता हूं कि विधानसभा चुनाव में सपा ने छोटे दलों से जो जिनकी पॉपुलैरिटी कम थी उनसे समझौता करके सपा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ कि सपा के 37% वोट है, आरएलडी के 33% वोट है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लगभग 30% वोट है उन सीटों पर जहां पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो मैं तो ये मानता हूं, एक पत्रकार के तौर पे मैं ये देखता हूं कि अगर सपा सभी 403 पे लड़ती तो शायद उनका वोट परसेंटेज और सीटें दोनों ज्यादा आती। ये मेरा अपना विधानसभा चुनाव के अच्छा, और कांग्रेस और सपा के साथ रिश्ता क्या है? 2017 में एक टेस्ट हो चुका है, जनता के सामने वो रिजल्ट सामने है और अभी तक जब आप 15 दिन 20 दिन या 1 महीने डेट रह गई है चुनाव की, अभी तक चीजें साफ नहीं है। 80 के 80 के दावे हो रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। देखिए तैयारियां हैं, हालांकि सपा कह रही है कि हमने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, ठीक है, समाजवादी पार्टी है, लेकिन जिस गठबंधन की आप दुहाई दे रहे हैं वो गठबंधन अभी नजर भी नहीं आ रहा है कि कौन